26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि अदलिया को मजीद डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है, बेहतर कर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या उसको तबाह कर दिया गया। यह है इस तरमीम का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो शायद अहम है, बल्कि अगर कहा जाए ज्यादा अहम है तो गलत नहीं होगा, कि जो प्रोसेस जिस तरीके से किया गया है, क्या ऐसा होना चाहिए था। हम अमूमन सिर्फ रिजल्ट देखते हैं मुख्तलिफ चीजों में, प्रोसेस नहीं देखते। प्रोसेस कई दफा ज्यादा अहम होता है उस नतीजे से जिस नतीजे पर आप उस प्रोसेस के जरिए पहुंचते। बहरहाल कुछ लोग आपको इस तरमीम की हिमायत करते नजर आएंगे। वो कहेंगे अदलिया अब सही मानों में आजाद हो गई है। ना सिर्फ यह कि अदलिया सही मानों में आजाद हो गई, बल्कि अब यह अदलिया अवाम की सही मानों में खिदमत कर सकेगी। उसका दूसरा व्यू क्या है कि अदलिया अब सियासतदानों के घर की लौंडी बन जाएगी। वो कैसे कि अब जज तैनात होंगे या चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच के बनेंगे, या इस स्पेशल बेंच में उस वक्त आएंगे जब वो हुकूमत को खुश रख सकेंगे, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स हुकूमत ने करनी है। और वो सियासी फैसले या फैसले जब करने बैठेंगे तो ये सोचकर फैसले करेंगे कि हुकूमत किसी बात से नाराज ना हो, क्योंकि उनको अपनी अगली अपॉइंटमेंट इसी हुकूमत से मिलनी है और उनकी अगली तैनाती इस खुशामद पर या हुकूमत के खुश होने पर मुनहसर है। लेकिन फिर एक दूसरा अल्टरनेट व्यू आएगा, और वो ये है कि इस मुल्क में काले नाग थे, जैसे बिलावल साहब ने कहा। इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल दी, जैसे साकिब निसार साहब की मिसाल दी, आजकल तहरीक इंसाफ आपको काजी साहब की मिसालें दे रही है। और ये क्यों मिसालें दी जाती हैं? क्यों एक वक्त आया कि इस मुल्क में समोसों की कीमत और शराब की बोतलों पर सो मोटो नोटिस दिए जाने लगे, अस्पतालों पे छापे पड़ते थे। हर बिलावल साहब आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी आपको बताएगी, एक वक्त था कि सियासत मुस्लिम लीग नून पिटिशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी, वो एंटरटेन होती थी, और किस तरह रिलीफ मिलते थे, या पीपल्स पार्टी को रोज तलवार के आगे खड़ा कर दिया जाता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आपको बताएगी कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त क्या होता था। ये दूसरा ऑल्टरनेट व्यू आपको मिलेगा कि अब ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, जजेस जब तैनात होते हैं, असल प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। अगर आप सियासी बुनियादों पर सियासतदान जजेस अपॉइंट करने शुरू कर देंगे तो वहां से हमारी अदलिया का डाउनफॉल शुरू होता है। मैं खुद जानता हूं कि कुछ जजेस को जब एक सियासी जमात की हुकूमत थी अपॉइंट किया गया, वो उनकी पार्टी के ना सिर्फ मेंबर थे बल्कि इलेक्शंस लड़ चुके थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया जजेस। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत ही ऐसी है, हम यही करना चाहते हैं और हमें यही आता है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हम इस मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करें। बहरहाल इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत देखा है कि ये साहब आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये इदारा ठीक हो जाएगा, ये मुल्क ठीक हो जाएगा, ये ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन आपको पता उसी वक्त चलता है जब वो आते हैं। और इस मुल्क में बहुत देखा है कि किस तरह 63A की खिलाफ वर्जी, या उसको कहना कि नहीं खत्म होनी चाहिए, नैब कानून खत्म नहीं होना चाहिए, जो लोग कानून किसी और के लिए बनाते हैं या खत्म नहीं होने देते, आखिर में इसका उन्हीं के सामने ये सब आता है। दूसरा आ गया प्रोसेस, किस तरह ये हुआ, लोटे बनाएंगे। अब चाहे उसमें धौंस धांधली की वजह से हुआ हो, बहुत से इल्जामात लगे हैं पिछले चंद दिनों में। सियासतदान, सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, ये इल्जामात लगाते रहे कि उनके लोगों को उठाया गया या उनके घर वालों को उठाया गया, जिसकी वजह से ये तरमीम के लिए बंदे तोड़ने आसान हो सके। ये भी कहा गया कि पैसे बहुत चले हैं। 12 ये इल्जामात लगे हैं जो इस तरमीम के हवाले। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। हमारे 7 मेंबर हुए हैं अगवा, हमारे और साथी भी हैं, उनको उठाया गया है। मैडम नसीमा एहसान मजबूर किया जा रहा है ताकि आप वोट दें, या यही वोट की इज्जत है। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। ये मुख्तलिफ पार्टी के सरबराह थे जो अपनी पार्टी के लोगों का बता रहे थे। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है तो आज़ाद लोग थे, हमने कोई लोटा नहीं बनाया, किसी दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ा नहीं गया। कम से कम कौमी असेंबली की हद तक वो ये बात कर रहे हैं। सेनेट में तो हम जानते हैं कि मेंगल साहब के 2 लोग थे। क्या कहते हैं हुकूमत के लोग, तो सुनिए। ये ज़ोमा उनकी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आजाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी
इसी तरह की बात की थी कि प्रोपेगेंडा तो करना है इन लोगों ने। उनका ये कहना था कि ये पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। यहाँ पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। अपोजिशन जो दावा एक कर रही थी कि उन हुकूमती 7 नुमाइंदे हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अपोजिशन जो है वो दावे ना करे तो फिर क्या करे, कुछ तो सौदा बेचना है ना। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया इस सारे के बाद, जबरदस्ती और जबर के जरिए अगवा करके और खवातीन को एक तरमीम मंजूर की गई। ये शरीफ और भुट्टो इस आफत को पास करने पर, खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने पर इतने फख्र करते हैं, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जमहूरियत और 1973 के आइन का जनाजा है, जरा धूम से निकले, वोट को जरा और इज्जत दो। ये बात भी अभी अख्तर मेंगल साहब की जानिब से की गई। बिलावल साहब ने असल में इसमें मजीद फ्यूल ऐड हुआ जब बिलावल साहब ने 2 बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम कर लूंगा अगर अपोजिशन साथ ना आई तो। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। उन्होंने कर भी ली। बाकी लोगों ने भी इसी तरह की बयान दिए थे जो हम किसी टाइम सुनाएंगे आपको। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज थी, कुछ लोग बैकअप के तौर पर रखे गए थे। ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया जो हुआ, जिसमें ज़ैन कुरैशी साहब की एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल, वो पहली मर्तबा आपने देखा होगा कि ज़ैन कुरैशी साहब, उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया था कि इनको जबरदस्ती पीटीआई ने हॉस्टेज रखा हुआ था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, ज़ैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को पीटीआई अगवा कर सकती है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा दें कि हालात कहां तक पहुंच गए। कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज साहब। ज़ैन कुरैशी साहब को मैंने खुद भी कॉल करने की कोशिश की तो मेरी उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी साहिबा से बात हुई उस वक्त जब ये बयान आया, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत का इस कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम लेना। उन्हें कहा शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा, ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दे। फिर पिछले 3 दिनों से खबर टीवी पर या सोशल मीडिया पर चल रही थी कि ज़ैन कुरैशी दूसरी साइड पर चले गए, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। कहा जाता है वो बैकअप के तौर पे मौजूद थे। लेकिन जो ही ये सब खत्म हुआ तो फरहान विल्क साहब के ट्विटर अकाउंट से एक बयान उनका रात गए आया, जिसके बारे में साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी कहा कि उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। यानी जब मामलात हो गए, खत्म हो गए, जरूरत नहीं रही, तब बहुत से लोगों ने ये बयानात दे दिए। बहुत से केसेस में तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो खुद भी शक का शिकार हैं कि जाने कौन लोग थे जो किस वजह से इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। आखिर में जाने से पहले एक वाडा साहब ने भी कहा कि अब 65 साल तक कोई क्या नहीं कर पाएगा। जरा पहले वाडा साहब को सुनना। बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा, क्लैरिटी रखे उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ये विक्ट्री भी उन्होंने दिखाई। और बिलावल साहब ने भी असल में क्या कहा था, कहा क्या पहले सुन लें। बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और ये बाप पार्टी का जिक्र था जिनका वोट पड़ा। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं।